गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड-19 के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट जो बात की गई है देश देशांतर के अंदर 45 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट बात की गई है रशिया इंडिया चाइना वर्चुअल समिट, इसके बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली जो डिस्कशन है, हमारे जो न्यूज़ है वो है 45 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। अब देखो 25 या 26 जून की रात 1975 इसमें लगाया गया इमरजेंसी। क्या मतलब इमरजेंसी का? इमरजेंसी का मतलब फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, राजनेता लीडर्स बड़े बड़े गिरफ्तार कर लिए गए, अखबारों को बंद कर दिया गया और इस तरह से चला ये क्रम और टोटल 21 महीने के आसपास तक चला। जयप्रकाश नारायण ने आवाज़ लगाई, सिंहासन खाली करो। अखबार वाले को छापने नहीं दिया गया, लेकिन अखबार वालों ने इसके एवज़ में खाली अखबार ही प्रिंट कर दिया। तो एक सिग्नल आप कह सकते हो। अगर कोई न्यूज़ दिखानी है तो सेंसर के अधिकारी से अप्रूवल के बाद ही दिखाया जा सकता है। इस तरह से सिचुएशन चलता रहा और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने के बाद इंदिरा गांधी को भी महसूस हुआ कि गलती हो रही है। और देखो ये सब जो बातें इमरजेंसी की बात कर रही हैं, आखिर इमरजेंसी शब्द मतलब इस तरह की सिचुएशन आई क्यों? देखो पहली बात, आप इस तरह से आंसर को डिकोड कर सकते हो। 1967 में गोलकनाथ केस हुआ। अब ये जो गोलकनाथ केस हुआ, यहाँ पे कहा गया कि सरकार नागरिकों के मूल अधिकार को छीन नहीं सकती है। फंडामेंटल राइट, ही कैन नॉट स्नैच फंडामेंटल राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, सरकार को टकराव हो गया किसके साथ? जुडिशरी के साथ। तो एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न, देसी रियासतों के प्रीवी पर्स खत्म करने की बात कहेगी। तीसरा, बैंकों का निजीकरण किया गया। तो जुडिशरी, कुल मिलाकर के इसका सारांश ये निकलता है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच फाइटिंग चलती रही और उसके बाद जुडिशरी अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी और सरकार उस पर कंट्रोल करना चाहती थी। केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में और ये अलग ही कहानी कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस की बात कही जाए हमारे लोकतंत्र के अंदर। अब देखो यहाँ पर जब इमरजेंसी होती है तो 44th बिल आता है। देखो यहाँ पे ट्रैप है, 44th बिल आता है और 42nd अमेंडमेंट है, ये जिसको हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध, जैसे एक तो प्रतिबंध की बात करें तो चुनौती नहीं दी जा सकती है। संपत्ति की बात कही गई, न्यायालय और मीडिया पर पूरी तरह से कर्व लगाने की बात कही गई। मतलब इस तरह से सैनेरियो इस तरह से बना कि जनता को समझ में आई, फिर विद्रोह हुआ, जनता जागरूक हुई। अब एक बात और समझने वाली है कि जब आपको पक्ष की बात बैलेंस के अंदर, कंक्लूजन के अंदर लास्ट में लिखना हो तो बहुत लोग इमरजेंसी को एक काला धब्बा कह करके पुकारते हैं या परिभाषित करते हैं। जबकि जब हमारा संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माता ने आपातकाल शब्द को हमारे संविधान के अंदर डाला है और उसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है। संविधान निर्माता की इच्छा से यह डाला गया था। जैसे अब देखो मोबाइल है या फिर टैब है, एक उसमें भी इमरजेंसी बटन होता है कि इमरजेंसी में आप बटन दबा करके आप कॉल कर सकते हो। अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान अच्छा हो या बुरा हो उस दौर के लीडर पे, उस दौर के जनता पे डिपेंड करता है। तो जनता की भागीदारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। RIC रशिया इंडिया चाइना बायलैटरल समिट के बारे में और हमारा चाइना के साथ कितना टेंशन चल रहा है सर्वविदित है, अच्छी तरह से हम जानते हैं। और ये 2002 के आसपास से चल रहा है। इंडिया रिलेशन वेयर मच स्ट्रॉन्गर बट लेटली थिंग्स हैव बीन डिफरेंट। अब ये डिफरेंट है। रशिया सप्लाई आर्म्स एंड पाकिस्तान हैज़ इनहेंस्ड रिलेशन विद चाइना। RIC मीटिंग, चाइना डिटरमाइंड टू कार्व आउट चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। देखो असल में अगर कहा जाए, अगर इस तरह का क्या RIC ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरह की भूमिका लेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चाइना जो है अपने आप को ग्लोबली आगे बढ़ाने की बात करेगा, अपने आप को लीड करेगा, तो इंडिया तो कहीं सस्टेन ही नहीं कर पाएगा।
तो बायलेटरल रिलेशन या RIC दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रशिया ट्राइंग टू कर्व आउट अ पेस फॉर इटसेल्फ, अपने लिए पेस चाहेगा। बायलेटरल इशू केप्ट आउट सो दैट दे डोंट हाईजैक द एजेंडा एंड बेटर कोऑर्डिनेट। बायलेटरल में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि RIC ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है इसको आगे बढ़ाने में, इनका कहना था। स्वर्ण सिंह, चेयरपर्सन सेंटर फॉर IPGNU, ये कहते हैं रशिया इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट्स चाइनीज टिल्ट लेटली लुकिंग फॉर वायर्स ऑफ वाइल रिपोर्ट्स ऑन साइंटिस्ट पासिंग ऑन टेक्नोलॉजी टू चाइना, सो इट इज नॉट अ गुड बिटवीन द टू। RIC इज द कोर ऑफ SCO, Shanghai Cooperation Organization और BRICS. If China and India not the same page, it is a threat to multipolar world. अगर सेम पेज पे नहीं आएंगे तो चाइना एक थ्रेट हो सकता है और एक मल्टीपोलर ऑर्डर नहीं भी हो सकता है। जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा ये मामला गड़बड़ होता रहेगा। मल्टीलेटरल मीटिंग्स आर इवोल्यूशन ऑफ द मल्टीपल बायलेटरल मीटिंग्स, ये मल्टीपल बायलेटरल मीटिंग्स का एक कोड है। टेक टाइम टू कम विथ एजेंडा इट्स ऑन। शक्ति सिन्हा जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, ये कहते हैं रशिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ टैक्टिकल अलायंस। एक टैक्टिकल मतलब अलग अलग तरह की रणनीति बना करके अलग अलग जगह के अनुसार वो खेलता है विथ चाइना। रशिया और चाइना खेलता है, लेकिन रशिया का अलग एक टैक्टिकल है। रशिया नीड्स पीस इन यूरेशिया, रशिया यूरेशिया में पीस चाहता है। नो आउटसाइड पावर इन्फ्लुएंस, बाहर का पावर को नहीं चाहता है। रशिया डिड नॉट कम अगेंस्ट इंडिया, रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं आता है। मैंने व्हाट्सओवर अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट को लेकर के भी रशिया ने सपोर्ट किया। रशिया एंड चाइना इंटरेस्ट कोलाइड, रशिया और चाइना का इंटरेस्ट कोलाइड करता है। अकॉर्डिंग टू मर्सिमर, रशिया एंड US find themselves in the same side eventually. Russia trying to do course correction. 40% of global trade of Russia is with Europe. RIC should be built on areas of interest. Military chief meeting as proposed would be bad idea as in India China have different है। तो दोनों के जो इशूज है और जो इंटरेस्ट हैं डिफरेंट हैं, तो अपने अपने हिसाब से इनको वर्क करना होगा। वर्चुअल समिट की बात कही थी, यही कही गई थी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।